Welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that MCQs and very short questions of that human physiology. In these exams, the various types of multiple options and short questions are always asked, and we are confusing in these answers. Okay, प्रॉपरली हम प्रॉपरली उनका आंसर्स नहीं दे पाते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं. इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम related disorders MCQs, urinary system related MCQs and respiratory system related MCQs or short questions. Okay, then now and our upcoming series of the video lectures we are talking about that most important MCQs is muscular tissue and the digestive system related disorders. ओके, मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एमसीक्यू से हम स्टार्ट करने वाले हैं. बिफोर वी आर jumping our series or our aims, you are my first video lecture. If you are first observe my this video lecture, please subscribe my channel and give me a nice comment and like my videos and share your friends. First of all, what is the renal calculi? ओके, तो हम आज फर्स्ट लास्ट से शुरू करेंगे और फर्स्ट तक जाएंगे. ओके, लास्ट जो है हमारा एम यानी कि 402 पेपर का लास्ट यूनिट यानी कि 4 यूनिट जो 3 है उस पर हम आज फोकस करेंगे. यूनिट 4 की बात हम कल करने वाले हैं. ओके, तो यूनिट 3 में जो भी यूरिनरी सिस्टम के से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे. हम बात कर रहे हैं एमएससी रिलेटेड एमसीक्यूज की, लेकिन ये एमसीक्यूज जो है वो हमें नीट एग्जाम्स के रिलेटेड और जो भी हम फाइनल एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं उसी में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि नीट गुजकेट सभी एग्जाम्स के अंदर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रीनल कैल्कुलाई? Renal calculi is the crystal of the salts which are present in that urine, which is solidified into that insoluble substance which is called that renal calculi or also called as a renal और kidney stones. ओके, कि क्या हो सकता है कि अगर कोई भी क्रिस्टल या फिर सॉल्ट जो है वो सॉलिडिफाई हो गया है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस में अगर वो कन्वर्ट हो गया है तो दिस इज कॉल्ड दैट रीनल कैल्कुलाई और ऑल्सो कॉल्ड एज अ किडनी स्टोन्स. Now our second question is that kidney stones is contain mainly uric acids, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट्स. ओके, मेरी एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर्स में आपको कंटिन्यूसली उसी टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे. ओके, तो आप एंड तक इसे बरोबर समझिएगा और देखिएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो अगर एक्यूमुलेट हो जाए यूरेटर या फिर कोई भी किडनी रीजन्स में तो वो क्या क्रिएट कर देते हैं? किडनी स्टोन्स क्रिएट करते हैं. ओके, the third MCQ और short question is that what are the conditions leading to kidney stones? कौन कौन से ऐसी conditions जो है जो आगे चलकर किडनी स्टोन्स बना सकती है? तो एक्सेसिव कैल्शियम इंजेक्शन. ओके, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम कंटेनिंग फूड अगर ले रहे हो अपने फूड डाइट के अंदर तो भी ये ऐसा हो सकता है. या फिर ओवर एक्टिविटी ऑफ parathyroid gland. Ovo, okay, parathyroid gland we know about that. It is regulate the calcium level in our blood. ओके, कि अगर ओवर एक्टिविटी हो गई पैराथायरॉयड ग्लैंड की तो भी ऐसा हो सकता है. और द थर्ड वन इज दैट एबनॉर्मली एसिडिक और अल्कलाइन यूरिन.
विच प्रोसीजर कैन डिसइंटीग्रेट द किडनी स्टोन्स, तो कौन से ऐसी प्रोसीजर जो है जो किडनी स्टोन को डिसइंटीग्रेट यानी कि उसे ब्रेक डाउन कर सकती है, तो उस प्रोसीजर का नाम है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ओके, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये नाम आप याद रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट यूटीआई, फुल फॉर्म देना है यूटीआई का, क्या है उसका फुल फॉर्म? यस, ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। ओके, inflammation is found in the urethra, it is called that urethritis। okay, urethra के अंदर जो अगर inflammation है तो उसे कहा जाता है normally urethritis, लेकिन अगर urinary bladder के अंदर है तो उसे कहा जाता है cystitis। And the inflammation which is found in that kidney which is called the pyelonephritis। which two systems synthese कैल्सिट्राल? ओके, कि कौन सी ऐसी दो सिस्टम है वो कैल्सिट्राल को सिंथेसाइज करती है? तो दो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम एंड इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। यस, इंटीग्यूमेटरी यानी कि हमारी स्किन जो कैल्सिट्राल यानी कि क्या, व्हाट इज कैल्सिट्राल? तो कैल्सिट्राल इट इज नथिंग, इट इज अ एडवांस फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी को अगर कोई सिंथेसाइज करता है तो वो है हमारी स्किन, और उसमें रोल प्ले करती है हमारी यूरिनरी सिस्टम। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। Which two mandatory ions which are required for the formation of the extracellular bone matrix? Okay, तो एक्स्ट्रासेल्युलर बोन मैट्रिक्स में कौन कौन से ऐसे आयंस हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच पाथवे फॉलो किडनी एंड प्रोड्यूस द ग्लूकोज फॉर ट्रांसमिशन टू न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द फास्टिंग एंड द स्टारवेशन पीरियड। ओके, तो किडनी किस पाथवे के थ्रू ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, किसे? न्यूरॉन्स को। ओके, ड्यूरिंग द फास्टिंग एंड द स्टारवेशन पीरियड। फास्टिंग और स्टारवेशन पीरियड में ह्यूमन जो है वो कोई भी फूड बाहर से इंजेस्ट नहीं करता है, बॉडी को खुद को ही क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर। ओके, क्यों क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो क्या है, एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल है। अगर वो ही नहीं होगा तो जो भी प्रोसेसेस होगी वो एनारोबिक प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएगी शरीर के अंदर, और वो आगे चलकर ट्यूमर फॉर्मेशन यानी कि कैंसर फॉर्म कर सकती है। सो जो भी ग्लूकोज का ट्रांसमिशन है न्यूरॉन्स तक पहुंचाना, वो काम कौन करता है ड्यूरिंग द फास्टिंग एंड द स्टारवेशन पीरियड में? तो किडनी करती है, लेकिन किस पाथवे के थ्रू, किस पाथवे के थ्रू वो ग्लूकोज बनाएंगी? तो gluconeogenesis, right? The gluconeogenesis is a process, we know about that, the glucose which are produced another that of carbohydrate। okay, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर जो भी फैटी एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है, ओके, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करते हैं, और दिस इज पाथवे इज कॉल्ड दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस। or this pathway it's follow the kidney and produce the glucose, and this glucose is transmit to the neurons। now our next question is that which renal hormones which stimulate the function of the erythropoiesis? कौन सा ऐसा रीनल हार्मोन है जो इरिथ्रोपोएसिस को रेगुलेट करता है? तो उसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। Renin which is secreted by the help of juxtaglomerular cells. Which two systems cooperatively work and maintain the blood pH? Lungs and the kidney. Lungs as well as the kidney they maintain the blood pH. Calcitriol is needed for reabsorption of dietary calcium। ओके, हम बता रहे थे ना कि कैल्सिट्रॉल क्या है, तो कैल्सिट्रॉल इज अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। सो
why it is important, why it is needed? Because of that we are always intake various types of ions, and in this ions the calcium is always present, and calcium, it is ions which are required for that bone and बोन फॉर्मेशन. ओके, बोन फॉर्मेशन के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ही है, तो रीअब्सॉर्प्शन करना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए कैल्सिट्रॉल चाहिए चाहिए और चाहिए. देन आफ्टर वन, क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड दैट अस्थमा. ओके, कि अगर यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे. ओके, आगे के जो भी एमसीक्यू सीरीज थी ये वहां पर हमने डिस्कस किया था यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड. ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम से. तो क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्रोनिक है, एयरवे में क्या होगा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या फिर स्पाजम्स जो है वो क्रिएट हो गए एपिथेलियल सेल्स के बीच में, स्मूथ मसल्स के बीच में, तो वो क्या क्रिएट करेगा, अस्थमा क्रिएट करेगा. ओके, अस्थमा इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, एडल्ट में ये ज्यादातर दिखने को नहीं मिलता है. ओके, What are the causes of asthma? अस्थमा के causes कौन कौन से हो सकते हैं? तो smooth muscle spasms which are found in that narrow bronchi or bronchioles and the edema of the mucosa, hyper secretion of the mucosa and the damage of the epithelial airway. हमने आगे जो कहा मैंने आपको शॉर्ट में कि स्पाजम हो सकता है, ओके, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स नैरोइंग हो सकते हैं, ओके, हाई सिक्रीशन हो सकता है म्यूकोसा का, या फिर कुछ डैमेजेस हो सकते हैं एपिथेलियल एयरवे में, तो वो क्या क्रिएट करेंगे, अस्थमा क्रिएट करेंगे. अस्थमा इज नथिंग, इट इज अ वन टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पाथवे. Oxygen carrying capacity of the blood is reduced, which is called the anemia. इसे क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है. ओके, if the oxygen carrying capacity is lost is called that anemia. Iron deficiency anemia is caused by insufficient intake of iron, inadequate absorption of the iron और excessive loss of iron. अगर आप insufficiently आयरन को इंटेक कर रहे हो या फिर उसका एब्सॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पा रहा, या फिर क्या हो सकता है, एक्सेसिव लॉस हो सकता है आयरन का, तो दिस इज कॉज द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. Inadequate intake of vitamin B12 और folic acid which is called the megaloblastic anemia. ओके, यानी कि अगर आप बहुत मात्रा में या फिर कम मात्रा में विटामिन B12 को इंटेक कर रहे हो, बहुत ही कम मात्रा में, तो वो आगे चलकर क्या कोस कर सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कोस कर सकता है. यहां पर नोट दीजिएगा, मैं बात कर रही हूं इनएडिक्वेट इंटेक. ये जो वर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अगर आप पढ़ोगे, इसे आप समझोगे तो ही इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से दे पाओगे. सही से यानी कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो इसके फॉल्स मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं. कैसे? तो इनएडिक्वेट इंटेक, इंटेक यानी कि आप अपने डाइटरी सोर्स में विटामिन B12 ले ही नहीं रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड दैट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ओके, बट inability of a stomach to produce intrinsic factor, later it is converted to the pernicious anemia. ओके, यानी कि आप B12 तो ले रहे हो, लेकिन आपके जो स्टमक है, आपके स्टमक में जो इंट्रांसिक फैक्टर है वो नहीं है. ओके, इंट्रांसिक फैक्टर की एबिलिटी जो है वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है. कौन सी एबिलिटी? तो B12 को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी थी वो क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है. तो वो क्या कोस करी गई, पर्नीशियस एनीमिया.
heavy menstruation which is also leading to cause the hemorrhagic anemia, erythrocytes plasma membranes rupture because of that hemolytic anemia. ओके हमने देखा था ना hemolytic anemia कैसे हो सकता है कि अगर आप कोई दूसरे पर्सन का ब्लड यानी कि ब्लड ग्रुप ए है, जिस पर्सन का मान लीजिए ये ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है जिसे हम कहते हैं डोनर, और बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, तो अगर आप ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में अगर आप क्या कर देते हो, इसे डोनेट कर देते हो बी ब्लड ग्रुप के पर्सन को, तो क्या होगा, इनकम्पेटिबल प्रोसेस से एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होने से कब कंप्लिंग हो जाएगी, किसकी कंप्लिंग होगी, तो आरबीसी की, और आरबीसी जो है वो क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और दिस इज कॉल्ड दैट हीमोलाइटिक एनीमिया। यानी कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही गलत तरीके से हो रहा है तो वो आगे चलकर क्या कोज कर सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया कोज कर सकता है। ओके The destruction of the red bone marrow results the aplastic anemia. अगर रेड बोन मैरो में डिस्ट्रक्शन हुआ है तो दिस इज कोज द एप्लास्टिक एनीमिया। सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल डाइज अबाउट 10 to 20 days। ओके तो सिकल सेल डिसीज की यहाँ पर बात हो रही है। सिकल सेल डिसीज कब होता है, तो जब हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल है। ओके और एबनॉर्मल होने से क्या होगा कि उसका जो शेप है वो कुछ अलग तरीके से होगा और उसका लाइफ स्पान भी कुछ अलग होगा। यानी कि सिकल सेल्स यानी कि हमारे आरबीसी का लाइफ स्पान मेनली 120 डेज होता है, लेकिन अगर सिकल सेल है आरबीसी तो उसका लाइफ स्पान कितना होगा, 10 to 20 डेज। ओके Sickle cell gene highly resistant to malaria. Oh, this is a new information. Okay. First of all, the sickle cell gene जो है वो क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो HB जो है HB वो एबनॉर्मल फॉर्म होता है और वो क्या कोज करता है, सिकल सेल। लेकिन अगर सिकल सेल वाले आरबीसी में देखा जाए तो अफ्रीकन जो भी पर्सन्स है उसके लिए सिकल सेल एनीमिया बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल यानी कि कैसे हेल्पफुल रहेगा, ओके कोई भी डिसीज कोई भी पर्सन के लिए हेल्पफुल हो सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पर है कैसे, तो जो भी आरबीसी है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाती है। किसके लिए इम्परमिएबल हो जाएगी, तो जो भी मलेरिया कोजिंग एनिमल्स है, मलेरिया कोजिंग मॉस्किटोज है, ओके उसके लिए, और साथ ही साथ जो भी कैल्शियम है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी किसे, तो जो भी मलेरिया कोज कर रहे हैं उस एनिमल्स को। ओके मलेरिया किससे कोज होता है, तो प्लाज्मोडियम से। ओके तो प्लाज्मोडियम को अगर उसका लाइफ स्पान अगर आगे बढ़ाना है तो उसे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर सिकल सेल आरबीसी है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैल्शियम को इंटेक्ट नहीं करेगी, सो कैल्शियम जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होगा, और मलेरिया जो है वो आगे अपना लाइफ स्पान यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो आगे अपना लाइफ स्पान नहीं चला पाएगा और वो क्या हो जाएगा, वहां पर ही डेड हो जाएगा। ओके तो आज जो अफ्रीका के अंदर जो भी मलेरिया कोजिंग हुआ तो उसके लिए सिकल सेल जीन जो है वो क्या था, एक रेजिस्टेंस था मलेरिया के रिलेटेड। ओके यानी कि मलेरिया से उसे क्या दे रहा था, वो क्या दे रहा था, रेजिस्टेंसी। ओके यानी कि उस पर्सन को मलेरिया नहीं होगा कि जिसके पास सिकल सेल जीन है। ओके
Which drug is used to against the protection of sickle cell anemia? सिकल सेल एनीमिया के अगेंस्ट में आपको कौन सी ड्रग लेनी चाहिए? तो हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग जो है वो लेनी चाहिए। हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रॉयल डिसीज। ओके, हीमोफीलिया के बारे में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में। ओके, विक्टोरिया से जो भी डेस्केंड्स थे यानी कि उसके जो भी सन्स थे उसमें ये हीमोफीलिया डिसीज जो है वो ट्रांसफर आउट हुआ है। ओके, और देन आफ्टर वन अभी जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें भी ये हीमोफीलिया दिखने को मिल रहा है, लेकिन मेनली इट इज फाउंड इन दैट मेल, नॉट फाउंड इन द फीमेल। ओके, तो उसे ये रॉयल डिसीज भी कहा जाता है हीमोफीलिया को, तो ये याद रखना है। जो भी मार्कर साइन है, जो भी उसके फेमस नेम है ना, वो अब अगर आप याद रखेंगे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली इज कॉल्ड। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स जो है वो अगर अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रहे हैं तो दिस इज कोज द ल्यूकेमिया। On the basis of that blood cells, the leukemia is classified to lymphoblastic leukemia and the myelogenous leukemia. Okay, ब्लड सेल्स के बेसिस पर अगर आपको ल्यूकेमिया को क्लासिफाई करना है, यानी कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी कि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स में ल्यूकेमिया हुआ है, यानी कि लिम्फोसाइट्स जो है वो मेजर है कि जिसके थ्रू ल्यूकेमिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड द लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। और माइलोजीनियस यानी कि हमारे कोई भी ब्लड सेल्स हो सकते हैं, यानी कि आरबीसी हो सकते हैं या फिर सॉरी आरबीसी नहीं लेकिन न्यूट्रोफिल्स, देन आफ्टर वन न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स या फिर बेसोफिल्स कोई भी हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड द माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कैड? कैड का फुल फॉर्म क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। विच फैक्टर मेनली कोज कैड? कैड को कोज करने वाला मेन फैक्टर कौन है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स। In CAD means that coronary artery disease which cause the reduction of the blood flow to the myocardium. ओके, यानी कि मायोकार्डियम को अगर ब्लड फ्लो कम पहुंच रहा है तो ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगा। The thickening of the wall of the arteries and the loss of elasticity, it is a characteristic of that group of disease which is called the arteriosclerosis. Okay, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टरीज की, तो उसे कहा जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। Which of the lipoproteins which cause the एथेरोस्क्लेरोसिस? ओके, कौन सा ऐसा लाइपोप्रोटीन्स है जो एथेरोस्क्लेरोसिस कोज करता है? तो यह है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मीन्स दैट एलडीएल। ओके, एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्टेरॉल भी माना जाता है। क्यों? तो हम उसकी एग्जाम्पलिटी, उसकी क्वेश्चनबिलिटी अपने माइंड में रखेंगे और आगे के क्वेश्चन में आपको मैं आंसर बताऊंगी। ओके, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो आगे चलकर क्या कोज करता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कोज करता है। और यू नो दैट दिस इज अ नॉर्मल आर्टरी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल आर्टरी का हमने फोटो निकाला है और ये है ऑब्स्ट्रक्ट आर्टरी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक यानी कि एलडीएल यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुका है। तो इतनी जगह थी उसमें से इतनी जगह बची अब ब्लड को फ्लो करने में। ओके, ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है टिश्यू का, सॉरी ब्लड वेसल्स का, कि जिसमें हमने आर्टरीज का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, उसमें जो टिश्यू है उसका हमने ये ट्रांसवर्स सेक्शन है कि जो क्या बता रहा है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक यहाँ पर फॉर्म हुई है ऐसे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एलडीएल? LDL is a protein which transport the cholesterol from the liver to the cell membrane
फॉर रिपेयरिंग। ओके, तो एलडीएल जो है वो एक टाइप का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइपोप्रोटीन है, लीवर से जनरेट होता है, कोलेस्टेरॉल को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करेगा, सेल मेम्ब्रेन तक ले जाएगा, किसके लिए, तो सेल मेम्ब्रेन रिपेरेशन के लिए कोलेस्टेरॉल जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर आउट होगा, किसके थ्रू, एलडीएल के थ्रू। ओके, बट in the high amount of the LDL which cause calcium accumulation in the macrophage, and the macrophage is a find out in the it is a highly accumulate the platelets, okay, in the blood vessels and the cause the spasm and one type of the atherosclerosis. Why HDL is known as a good cholesterol? तो गुड कोलेस्टेरॉल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि HDL डिक्रीज द ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल, सो दैट इट HDL इज कॉल्ड दैट गुड कोलेस्टेरॉल. Which protein is directly play a role causing the atherosclerosis? तो C reactive proteins is a directly play a role to cause atherosclerosis. ओके, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जो है वो मेनली ब्लड में प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. लेकिन जैसे ही ब्लड इंजरी स्टार्ट होगी या फिर लाइपोप्रोटीन एलडीएल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और वो आगे चलकर जो भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है उसे इनिशिएट करता है. ओके, Which glycoproteins regulate the cell proliferation and vasoconstriction and the platelets aggregation? Okay, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेट करना, प्लेटलेट को एग्रीगेट करने वाला एक ही हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है और वो है फाइब्रिनोजन. 3 है ग्लाइकोप्रोटीन, कौन कौन सा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन. लेकिन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्यूमुलेट करना, एग्रीगेशन करना, वैसोकंस्ट्रिक्शन करना, सेल प्रोलिफरेशन करना, वो सब कौन रेगुलेट करता है, तो वो है फाइब्रिनोजन. गिव सम डायग्नोसिस मेथड फॉर दैट CAD. कैड के लिए मुझे कुछ ना कुछ डायग्नोसिस मेथड चाहिए, तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेस टेस्टिंग एंड इकोकार्डियोग्राफी. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ध्यान में रखिएगा. ऑल आर द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेक्स्ट एग्जाम्स. EBCT full form is that electron beam computed tomography. Electron beam computed tomography detects the calcium level in arteries. What is the function of the beta blocker? The beta blockers is a very very important blocker, is they decrease the heart rate. Septal and valvular defects, if are present, can also observed by the help of cardiac catheterizations. Okay, cardiac catheterization is a one type of that diagnosis method for that detection what are the septal or valvular defects are found or not in particular heart. एक्सरे ऑब्जर्वेशन को दूसरा नाम अगर देना है तो उसे कहा जाता है फ्लूरोस्कोपी. द रेडियोग्राम्स ऑफ द आर्टरीज आर कॉल्ड द एंजियोग्राम्स. ओके, अगर आर्टरीज का रेडियोग्राम बनाना है तो उसे रेडियोग्राफ्स अगर है तो उसे कहा जाता है एंजियोग्राम्स. गिव द एग्जाम्पल ऑफ द क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स. क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स कौन कौन से होती है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस और ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. What are the treatment options for the CAD? CAD के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से है, तो नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स, cholesterol lowering drugs and clot dissolving agents. These are the treatments which are very very useful for the CAD. Okay. What is the full form of that CABG? CABG means that coronary
artery bypass grafting. Coronary artery bypass grafting. Which thing is laid to prevent restenosis in artery? Restenosis. What is a restenosis? The restenosis means that the narrowing the artery, it's prevent. उसे prevent करने के लिए आज अभी रिसेंट टाइम में जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेंट यूज किया जाता था पहले के टाइम में, वो स्टेंट क्या था कि वो परमानेंट ऐसा ब्लड वेसल्स को उसका डायमीटर डायलेट करके नहीं रखता था, यानी कि 6 to 8 मंथ्स के बाद वो पर्सन फिर से उसमें क्या आ जाता था, आर्टरी के अंदर फिर से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता था उसी प्लेस पर, क्योंकि उसका डायमीटर फिर से क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। तो रीस्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि आर्टरी का डायमीटर मेंटेन रखने के लिए अभी जो स्टेंट यूज किया जाता है वो होता है ड्रग कोटेड स्टेंट, एंड मेनली दिस ड्रग इज अ एंटी प्रोलिफरेटिव। ओके, ड्रग कोटेड स्टेंट को यूज किया जाता है। सो वो स्टेंट जो है वो परमानेंटली उसी स्टेट में रहता है और आर्टरी का डायमीटर जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखता है। ओके, दिस इज अ रिसेंट स्टडी। The defects which present are found out in the birth is called the congenital defect. The segment of the aorta is too narrow and flow oxygenated blood to the body is called co-erection of aorta. You can see that the co-erection यानी कि आर्टरी का कुछ सेगमेंट क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता आगे वाले बॉडी पोर्शन में। सो इस इज कॉल्ड दैट को-एरेक्शन ऑफ एरोटा। Now, what is called the PDA? The PDA is called the patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus. ऐसा नाम सुना है ना पहले? Yes, सुना है. Ductus arteriosus which are present in that our embryonic period, in our after that birth, ductus caroticus is closed. But ductus caroticus, if they are present in that pulmonary trunk and the aorta, which forms पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, यानी कि क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक और एरोटा दोनों जो है वो अभी भी आफ्टर बर्थ पीरियड के बाद भी वो हमेशा कनेक्शन में रहती है, तो उस पर्सन के हार्ट को कहा जाता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस डिफेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसडी? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। VSD, ventral septal defect, okay, or also called as a ventricular septal defect. 4 defects are found in heart, and at a time of the person, this famous name is called tetralogy of Fallot. Okay, tetralogy of Fallot कहा जाता है अगर हार्ट जो है वो 4 डिफेक्ट्स के अंदर दबा हुआ है। ओके, एक ही पर्सन के अंदर उसका ही हार्ट और वो भी 4 डिफेक्ट्स कैरी कर रहा है, तो उसी हार्ट को कहा जाता है या फिर उसी कंडीशन को कहा जाता है टेट्रालोगी ऑफ फैलोट। नाम ये रखिएगा। व्हाट इज कॉल्ड साइनोसिस? साइनोसिस मीन्स व्हाट? तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट हैंडेड हार्ट और लेफ्ट हैंडेड हार्ट बोथ आर mixing of the blood. When the level of the deoxygenated Hb is high in infants is called deoxygenated Hb। अगर ज्यादा है infants के अंदर तो उस बेबी को कहा जाएगा ब्लू बेबी, क्योंकि उनके जो नेल्स होते हैं ना वो भी क्या होता है, उसके नेल्स में ब्लू कलर होता है, so that it is called the blue baby. Okay, abnormal rhythm is found in that our heartbeat. In this type of condition, disease condition is called that arrhythmia. When the blood rate is slow is called that bradycardia, and the blood rate is high over the 100 beats per minute, it is called the tachycardia. Give the full form of that APC,
एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि क्या? इसका फुल फॉर्म तो आपको याद रहेगा, लेकिन उसकी कंडीशन तो याद रखिए। एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एट्रिया जो है वो जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था उससे पहले, यानी कि उसके पहले ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ खामी हो सकती है और उसे ही कहा जाता है एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। You can see that first of all, now we are talking about that various types of arrhythmic ECG की हम बात करने वाले हैं। मैं आगे की स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, ओके? तो इस पर पहले फोकस कीजिए। ये हमारा नॉर्मल इकोकार्डियोग्राम है, ओके? यू कैन सी दैट PQ interval, QRS interval, and our relaxation period also. This is a normal echocardiogram. Okay, PQ interval, it's indicates that atrial contraction. QRS complex indicates that ventricular contraction, and T wave, it indicates that atrial as well as ventricles both are relaxed. And you can also see that RR interval यानी कि 2 बार वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर जब होता है उसकी कंपैरिजन करें तो ये RR इंटरवल जो है वो सभी में एक जैसा होना चाहिए, यानी कि इसका हम चेकिंग करें उसके बाद इसका चेक करें तो उनके बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ओके? तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल इकोकार्डियोग्राम। Now, this ECG graph showing which type of difficulty, okay? तो यहाँ पर मैंने आंसर तो दे दिया है, ओके? एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन आप सुनिए यहाँ पर क्या हुआ है, इरेगुलर RR इंटरवल्स आ रहा है। इरेगुलर RR इंटरवल्स यानी कि क्या? इरेगुलरली क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यू कैन सी दैट यहाँ पर तो कोई पी वेव्स ही नहीं दिखने को दे रहे, और RR कॉम्प्लेक्स यानी कि RR QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसका सिस्टोलिक फॉर्मेशन इरेगुलर फॉर्म में हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द एट्रियल फिब्रिलेशन। The contraction of the ventricular fibers asynchronously is called the ventricle fibrillation. Give the full form of the CHF. CHF full form is that congestive heart failure. What is the called myocardial infarction? The myocardial infarction means that the regions of the dead heart tissue which is found out in the previous heart attack. Dead heart tissue अगर दिखने को मिले तो उसे कहा जाता है myocardial infarction. Failness found in contraction of a myocardium is called asystole. In medical terminology, the cardiac arrest means what? The cessation of effective heartbeat. Okay, effective heartbeat अगर stop हो जाता है तो this is called the cardiac arrest. Cardiomegaly means heart enlargement is called the cardiomegaly. Skin can be also repaired by the help of clotting factors. What are the clotting factors? The clotting factors 13 टाइप के हैं। उसमें जो हमारा फाइब्रिनोजन यानी कि हमारा जो फाइब्रिन है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और उसके बाद ही स्किन जो है वो रिफॉर्म हो जाती है। तो स्किन यानी कि इंटीग्यूमेटरी सिस्टम और हमारी जो ब्लड है उसके बीच में कनेक्शन लाने वाला अगर कोई फैक्टर है वो है क्लोटिंग फैक्टर्स, ओके? वो इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर याद रखना है, कौन है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Then after the last question of this series is the increased muscle excitability and reduce the power of the relaxation is called that myotonia. Okay, यानी कि मसल की एक्साइटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आउट हो रही है और उसकी जो पावर एक्टिविटी है यानी कि रिलैक्सेशन जो है वो रिड्यूस आउट हो रहा है, उस कंडीशन को कहा जाएगा मायोटोनिया। तो ये सीरीज में हमने जो भी
सिस्टम पढ़ी, कौन कौन से सिस्टम पढ़ी? फर्स्ट हमने यूरिनरी सिस्टम, देन आफ्टर वन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद हमने कार्डियोमस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स थे, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस और जो भी एमसीक्यूज आपको एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं उसकी हमने डिस्कशन की। आगे वाले अपकमिंग लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड एमसीक्यूज। तो तब तक आप देखते रहिए मेरी चैनल रोशनी भट्ट, ओके, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो। थैंक यू।